गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7 क्लास 6 जियोग्राफी। क्या नाम है चैप्टर का? हमारा देश भारत। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। आवर कंट्री इंडिया, है ना। चैप्टर 7 आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट से 7 तक आप पहुँचे हैं 6 क्लास की जियोग्राफी पढ़ते हुए, तो थोड़ा सा हम क्या कर लें, रिकॉल कर लें। जैसे हमने क्या पढ़ा है, पृथ्वी के बारे में, है ना। पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा है। क्या जाना था? पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, फिर नीला ग्रह है ना। पृथ्वी के अक्षांशों के बारे में हमने जाना है। अक्षांश, देशांतर। अक्षांश के अंतर्गत आपने विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके बारे में जाना है। साथ ही ग्लोब भी जाना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद क्या जाना आपने? इसके बाद आपने जाना है पृथ्वी के मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इससे पहले ही, प्रमुख क्षेत्रों से पहले आपने एक बात और जानी है, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गति। पृथ्वी की गति के बारे में जाना था, जिससे आपने जाना था दिन और रात कैसे होते हैं और मौसम, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं। फिर हमने जाना प्रमुख क्षेत्र के बारे में, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। फिर हमने भूमंडल, जो कि क्या है? स्थल मंडल, क्रस्ट भी कहते हैं। तो स्थल पर कौन से स्थल स्वरूप बनेंगे, उसके अंतर्गत फिर हमने जाना। अगला था ना चैप्टर, स्थल स्वरूप कौन कौन से होंगे? पर्वत, पठार और मैदान। ये हम जान चुके हैं। यहाँ तक इनके पृथ्वी के बारे में जान चुके हैं हम। आज का चैप्टर है हमारा देश भारत। अब हम अपने देश के बारे में जानने वाले हैं। इस चैप्टर में भारत के बारे में जानने वाले हैं, तो शुरू करें। भारत, इंडिया। भारत भी सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए, पृथ्वी पर ही है ना। तो जो कुछ भी है पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी के स्थल मंडल में जो स्थल स्वरूप आपने जाना था, उसमें से एक मैदान भी है। तो एक एक करके आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे स्पष्ट होता जाएगा। किसी भी देश में ये सभी स्थल रूप लगभग आपको देखने को मिलते हैं। आज हम भारत को पढ़ने वाले हैं, अपने देश के बारे में जानने वाले हैं कि हमारा देश क्या है। हमारे देश में चलिए शुरू करें। भारत। भारत का मैप आप लोग धीरे धीरे बनाना सीख गए होंगे, आशा करते हैं। अब तक आपने पिछले चैप्टर्स में एक चैप्टर मानचित्र था, मैप, वो भी पढ़ा था, जिसमें आपने मानचित्र के बारे में जाना था। तो ये क्या है? भारत का मानचित्र है, ठीक है। भारत की स्थिति की बात करें तो क्या होगी? भारत उत्तर में, कहाँ? उत्तर में, ये उत्तर में, ये दिशा उत्तर होती है ना। मानचित्र में आपने जाना था उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय।
और पश्चिम में ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर के मध्य स्थित है भारत। इन चारों से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है भारत। ये सभी क्या किए हुए हैं? भारतीय प्रायद्वीप को, किसे? प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं, है ना? घेरे हुए हैं। अब प्रश्न है, प्रायद्वीप क्या है ना? प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं, किस क्षेत्र को? ऐसे स्थल को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जो क्या हो? तीन ओर से, कितने? तीन ओर से पानी से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। ऐसे स्थल को प्रायद्वीप कहेंगे। आपने अभी देखा क्या? भारत तीन ओर से पानी से घिरा है। अरब सागर, यहाँ भी पानी है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, यहाँ भी पानी है, और हिंद महासागर, यहाँ भी पानी है। ठीक है, यहाँ भी पानी है। तो यहाँ भी पानी है, पश्चिम में भी, पूर्व में भी पानी, और दक्षिण में भी पानी है। तो तीन ओर से घिरा होने के कारण इसे भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े। और भी प्रायद्वीप हैं, इकलौता भारतीय प्रायद्वीप नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि भारत ही केवल प्रायद्वीप है। जैसे यदि हम बात करें किसकी? अरब प्रायद्वीप की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीप है। ये कैसे घिरा हुआ है? तीन ओर से पानी से घिरा होना चाहिए। ठीक है, तो पश्चिम में प्रायद्वीप होने के लिए बस इतनी सी शर्त है। पश्चिम में लाल सागर से घिरा हुआ है, पूर्व में फारस की खाड़ी से, और दक्षिण में किससे? अरब सागर से घिरा हुआ है। आप इसे नोट करके क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। आगे बढ़े, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम अपने देश के बारे में, जिसे भारत कहते हैं। भारत ये है ना? भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। स्पष्ट है? और भारत क्या जानेंगे अब भारत के बारे में? यहाँ क्या है? कश्मीर,
और यहाँ कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितनी है? ये विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है? 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर लगभग। और यदि बात करें, इसे आप ये भी कहेंगे ना, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। और बात करें पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो कितना होगा देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है ईस्ट और ये है पश्चिम। क्या विस्तार है यहाँ पर? कितने किलोमीटर का? 2900 किलोमीटर का विस्तार है। पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ, गुजरात के कच्छ तक विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर। तो हमने क्या जाना? क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। साथ ही पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार कितना है भारत का? 2900 किलोमीटर। और यहाँ भारत में, कहाँ? भारत में हम जो भी बात कर रहे हैं, संदर्भ क्या है? भारत है। भारत में क्या क्या भिन्न है? जलवायु, वनस्पति, है ना, वन्य जीव, भाषा और संस्कृति, इन सभी में भिन्नता है। लेकिन फिर भी भारत में क्या है? एकता है। भिन्नता होने के बावजूद भारत में एकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और क्षेत्रफल के बारे में जाना। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, क्षेत्रफल और विभिन्नता के बारे में जाना। अब हम क्या जानेंगे? भारत। आप देख रहे हैं मैं बार बार मैप बनाकर ही आपको बता रही हूँ, तो आप भी धीरे धीरे मैप बनाने की कोशिश करें। आपने क्या जाना था? हिमालय। उत्तर में क्या है? हिमालय ने घेरा हुआ है इसको। हिमालय, ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पर हैं उत्तर में, जिसे हिमालय कहते हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में क्या है? हिमालय पर्वत के दक्षिण में है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान के दक्षिण में है पठारी सतह। ठीक है, इसके साथ ही पश्चिम में, भारत का ये हिस्सा कौन सा है? पश्चिम। पश्चिम में क्या है? मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। पश्चिम में मरुस्थल है। पठारी सतह जो है उससे पश्चिम की ओर क्या स्थित है? पश्चिमी घाट। क्या स्थित है? पश्चिमी घाट। और पठारी सतह के पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पूर्वी घाट। और इस पश्चिम घाट के पश्चिम में, पश्चिम घाट के पश्चिम में क्या है?
तटीय मैदान है। ठीक इसी प्रकार पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या ये भारत कंप्लीट हो गया? इतना ही भारत है? नहीं, और भी है कुछ भारत के बारे में। जैसे यही बना लेते हैं ताकि स्पष्ट तौर से दिखे। ये क्या है? द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। और ये भी क्या है? द्वीप समूह। कौन से द्वीप है? ये है लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार। हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। स्पष्ट है? तो इस तरह से हमने भारत को देखा कि भारत में क्या क्या देखने को है, क्या क्या हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, पठारी सतह, यह दक्कन का पठार है ना, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत यदि अक्षांशों के स्तर से देखें, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जब आपने ग्लोब चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, तब आपने जाना था कि विषुवत रेखा किस पर स्थित है? 0 डिग्री पर। ये क्या थी? विषुवत रेखा, है ना, जाना था, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। और 23.5 अंश पर कौन सा अक्षांश था? कर्क रेखा। याद आया? चलिए, भारत अक्षांशों के अनुसार भारत का विस्तार देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर, कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होगा? आठ डिग्री अक्षांश। और उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर कितना? 37 डिग्री अक्षांश तक विस्तार है। क्या लिखा है? ये नॉर्थ है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके नीचे क्या होगा? यहाँ पर 0 डिग्री, इधर से 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के उत्तर में जो स्थित होता है भाग, उसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्पष्ट है? चलिए, और अगर देशांतर के रूप में इसका विस्तार देखें, किसका? भारत का, तो क्या होगा? देख लेते हैं। देशांतर के रूप में विस्तार क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट होता है ना, देशांतर के रूप में विस्तार 68 डिग्री अच्छा देशांतर और 97 डिग्री देशांतर। पूर्व, यहाँ पर ई लिखा होगा, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में। ईस्ट से तात्पर्य ईस्ट से है, पूर्व में है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। ये कुछ ऐसा होगा,
जैसे यहाँ से आप देखिए और यहाँ, है ना, ऊपर देशांतर आपको देखने को मानचित्र में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। याद है ना आपको देशांतर? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनसे स्थलीय रूप से सीमा जुड़ी हुई है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 7 देश हैं। सबसे पहले तो संख्या जान लें। 7 देशों की सीमा भारत से लगती है। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन से देश पड़ोसी देश हैं। ये भारत, एक बार फिर से हमने भारत को बनाया, और इस तरफ क्या होगा? ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है। और इसके बाद क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत की थोड़ी ही सीमा लगती है। ठीक है, इतना बड़ा पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है, तो आप समझने के लिए मैं इसे बना रही हूँ। और बात करते हैं कौन सा देश है? यहाँ पर नेपाल। नेपाल की सीमा भारत से लगती है। साथ ही भूटान। भूटान की सीमा भारत से लगती है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भी भारत से लगती है। और म्यांमार। इस देश की सीमा भी भारत से लगती है। अच्छा, सोच रहे होंगे कि ये तो भारत से पूरी तरह से अलग हो गया, तो कैसे लगती है? तो ये जो बांग्लादेश है ना, ये इस तरह से कनेक्ट होता है, तो यहाँ से म्यांमार है यहाँ पर। इस तरह से भारत की सीमा यहाँ से म्यांमार से लगती है। म्यांमार की सीमा भारत से लगती है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? काउंटिंग कर लेते हैं। कितने देश हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कौन सा देश छूट गया? एक। क्या नाम है उसका? चीन। चीन देश की सीमा भी भारत से लगती है। ठीक है, यहाँ पर चीन देश की सीमा भारत से लगती है। तो कितने हो गए? 7। तो ये 7 देश हैं भारत के पड़ोसी देश। हम एक बार नीचे भी नोट कर लेते हैं, इनके नाम को लिख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और चीन। इन 7 देशों की सीमा भारत से लगती है, भारत देश से लगती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो ये रहा भारत। ठीक है, नीचे क्या है? कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका। भारत और श्रीलंका किससे जुड़े हुए हैं? पाक जल संधि से। जल संधि आप जानते हैं,
पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। जल संधि किसे कहते हैं आप पिछली क्लास में जान चुके हैं, चलिए फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक ऐसा सकरा क्षेत्र, एक ऐसा संकीर्ण जल मार्ग जो दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है। जो क्या करता है, दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। स्पष्ट है? श्रीलंका और मालदीव, नीचे लिख लें, श्रीलंका और मालदीव। कहाँ पर है मालदीव, यहाँ पर। आपने यहाँ पे बहुत कुछ बना लिया है, इसलिए आप इसे यहाँ हटाकर नीचे बना लें। जैसे ये भारत है, ये श्रीलंका है और ये मालदीव है। ठीक है, ये मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव दक्षिण में समुद्र में स्थित है और ये हमारे क्या है, भारत के पड़ोसी हैं। समुद्र में भारत के पड़ोसी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये हम भारत की स्थिति को हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया जिससे भारत की सीमा लगती है, और भारत की समुद्र में किन देशों से सीमा लगती है वो भी हमने जान लिया। श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी हैं समुद्र में। इसके अतिरिक्त अब क्या जानेंगे हम, अब हम जानेंगे भारत के अंदर आंतरिक क्षेत्रों के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या जानेंगे, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत है, इसके अंदर राज्य बने हुए हैं, है ना। तो कितने हैं ये हम देखेंगे। भारत में राज्य स्टेट 8 हैं। कितने, 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। भारत की राजधानी क्या है, भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। और भारत में राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। कैसे, भाषाओं के आधार पर हुआ है। जैसे महाराष्ट्र राज्य में मराठी बोली जाती है, मराठी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य में तेलुगु बोलते हैं। गुजरात में गुजराती बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, केरल राज्य में मलयालम बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। किसका? राजस्थान। ठीक है। और सबसे छोटा? गोवा। गोवा भी क्या है? एक राज्य है। बात करें नवीनतम राज्य कौन सा बना था, लेटेस्ट में राज्य कौन सा बना था? वो जो लेटेस्ट है, नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। क्योंकि राज्य बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, इसलिए उसकी डेट क्या आपको लगेगा कि ये तो बहुत पहले बना था, है ना? 2 जून 2014 को, 14 को। ठीक है। जब ये बना था तब इसके बनने से, इस राज्य के बनने से भारत में 29 राज्य हो गए थे। कितने? 29 राज्य हो गए थे। लेकिन इसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का क्या कर दिया गया? विघटन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो राज्य कितने बचे? 28, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। इसके अतिरिक्त नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? कौन सा बना है? था नहीं। कौन सा बना है? दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये 2 हैं और इनका विलय करके एक कर दिया गया, इनको मिला दिया गया है। अब ये एक ही यूटी हैं। दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले ये 2020 से पहले जब इनका विलय किया गया 2020 में, उससे पहले ये 2 यूटी से 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2020 में इनका विलय कर दिया गया। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्पष्ट है? और इसके साथ ही इनके विलय के पश्चात 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरह से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं भारत के बारे में। अब हम जानते हैं, हमने बहुत कुछ जान लिया भारत में, उसका उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है, पूरा पश्चिम विस्तार क्या है, किस गोलार्ध में स्थित है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने जान ली। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के भौतिक विभाजन को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भारत के बारे में ही। भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल डिवीजन। किसका? भारत का। भौतिक आकृतियां भारत में क्या हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। किसे कहते हैं भौतिक आकृतियां? फिजिकल आकृतियां कौन सी हैं? क्या आपको याद है मैप पढ़ते समय फिजिकल मैप था एक, है ना? उसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा था? फिजिकल मैप में क्या क्या शामिल होता है? पर्वत, पठार, मैदान। याद आ गया? ठीक है, यहाँ भी फिजिकल है, भौतिक। तो क्या होगा यहाँ पर? कौन सी आकृतियाँ होंगी? पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। थोड़ा हम आगे जानते चलते हैं, जैसे जैसे एक एक चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ी जानकारी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तट और द्वीप समूह, ये सभी क्या हैं? भौतिक आकृतियां हैं। स्पष्ट है? चलिए अब हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं। क्या जानना शुरू करते हैं? ये है भारत। ठीक है, अब तक तो स्पष्ट हो गया होगा भारत, और आप लोगों ने बनाना भी सीख लिया होगा, है ना? जरूर।
उत्तर में हिमालय क्या करता है? भारत है। भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है और ये उत्तर में हिमालय किसकी भूमिका निभाता है? संतरी की। संतरी जानते हैं? एक प्रहरी, अंगरक्षक, अंगरक्षक नहीं रक्षक, प्रहरी रक्षा करने वाला या फिर रक्षक, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंटिनल्स की तरह हिमालय क्या करता है? भारत की रक्षा करता है। कैसे? किन चीज़ों से रक्षा करता है हिमालय? हिमालय रक्षा करता है, भाई आप हिमालय को क्या कह रहे हैं? प्रहरी कह रहे हैं भारत का, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस तरह से रक्षा करता है। जैसे कि मध्य एशिया, मध्य एशिया याद है? नहीं याद है क्योंकि मैंने बताया नहीं है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? कंफ्यूजन नहीं करना है ना? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी कई भाग हैं जिसमें से मध्य एशिया से आगे आपको ये जानने को मिल जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया यहाँ होगा, यहाँ पर। तो यहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं, कौन सी? ठंडी हवाएं। मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, जिससे क्या होता है? उत्तर भारत की जलवायु गर्म रहती है, जिससे उत्तर भारत की जलवायु गर्म रहती है। ये तो एक कारण हो गया। रक्षक की तरह हिमालय कैसे अपनी भूमिका निभाता है? साथ ही मानसून की जो हवाएं हैं उसे हिमालय बाहर नहीं जाने देता है, हिमालय से ढाल बनकर खड़ा रहता है, जिससे क्या होता है? उत्तर भारत में भारी वर्षा या अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, और हिमालय ढाल बनकर क्या करता है? ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत ढाल बनकर सीमाओं की सुरक्षा भी करते हैं। भारत देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा भी करता है, सीमाओं की रक्षा भी करता है और आक्रमणकारियों से बचाता है, क्योंकि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों को पार करके भारत की ओर आना क्या है? दुष्कर है। स्पष्ट है? इस तरह से हिमालय रक्षक की भूमिका, प्रहरी की भूमिका या संतरी की भूमिका निभाता है भारत देश के लिए। हम बात कर रहे हैं हिमालय की। हिमालय दो शब्दों से, हिमालय पर्वत, ठीक है, श्रेणी है ये। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। आलय घर। किसका घर? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत श्रेणी किसका घर है? बर्फ का। हिमालय तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में, हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। समानांतर से क्या तात्पर्य है? जैसे समान अंतर पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी? लगभग समान होगी। इस तरह से बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे उत्तर में क्या होगा? वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और अतिरिक्त नाम, इसके अतिरिक्त नाम क्या है? हिमाद्री।
इसी ग्रेट हिमालय से एक ग्लेशियर निकलता है, कई हैं लेकिन जिससे हम सबसे ज़्यादा परिचित हैं वो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, जिससे नदी निकलती है। कौन सी? गंगा। और इसी हिमालय में, ग्रेट हिमालय में, बृहद हिमालय में या हिमाद्री हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में आप पिछली 2 क्लासों से लगातार जान रहे हैं, है ना? कहाँ है ये देख लेते हैं हम। ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है। ये है ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, ये क्या है? बृहद हिमालय। एक लाइन जितनी पतली नहीं, पतला नहीं है बृहद हिमालय, ये बहुत ही चौड़ा है। यहाँ हम सिर्फ एक लाइन के माध्यम से दिखा रहे हैं। दूसरा कौन सा है? बृहद हिमालय के दक्षिण में है। ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। दक्षिण में कौन सा? मध्य हिमालय। ये क्या है? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। तो आगे देख लें, किसके दक्षिण में? बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय, जिसका नाम है मध्य हिमालय, या फिर उसे हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन सी? जैसे धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल। ठीक है, और आप यहाँ पर मसूरी जानते हैं, घूमने जाते हैं ना, मसूरी की पहाड़ियाँ भी इसी हिमालय में हैं। और मध्य हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में क्या है? शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? वाह्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि सबसे हिमालय की दृष्टि से देखेंगे, संरचना की दृष्टि से, तो सबसे बाहर है ये। जैसे देख लेते हैं, क्या है ये? भारत। ठीक है, ये क्या है? हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, क्या जाना हमने? 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है। फिर क्या है? मध्य हिमालय, और इसके बाद मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं फैला हुआ है, आपको समझाने के लिए बड़े आकार में दिखा रही हूँ। ठीक है, ये है शिवालिक हिमालय, जो कि जिसे वाह्य हिमालय भी कहते हैं, और हिमालय की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय जान गए आप? हिमालय के, हिमालय पर्वत के दक्षिण में क्या स्थित है? दक्षिण में देखते हैं, ये है भारत, है ना? और ये रहा हिमालय। अब हम हिमालय को
3 रेखाओं के माध्यम से दिखाएंगे। पहली रेखा बृहद हिमालय, दूसरी मध्य हिमालय, तीसरी शिवालिक हिमालय। और हिमालय के ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? भारत का उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है भारत का उत्तरी मैदान। जब बात मैदान की आती है तो क्या याद आता है? आप पिछली क्लास में मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। मैदान कैसे होते हैं? मैदान, इसे मैं इस तरफ से ना लिखकर इस तरफ से लिखती हूँ। मैदान कैसे होते हैं? मैदान समतल होते हैं, है ना, और सपाट होते हैं। 200 मीटर से अधिक मैदान की ऊंचाई नहीं होती है। और मैदान के उदाहरण के तौर पर हमने क्या जाना था लास्ट क्लास में? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना। इसके अतिरिक्त सिंधु का मैदान, ये भी मैदान है, सिंधु नदी से जो निर्मित होते हैं। मैदान कैसे बनते हैं ये भी हमने कल की क्लास में जाना है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। मैदान नदियों या सहायक नदियों के द्वारा, कैसे? सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनते हैं। लाए गए निक्षेपों से बनते हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? जो मुख्य नदियों में मिल जाती हैं। जैसे ये नदी है गंगा नदी, है ना, गंगोत्री से निकलती है ये नदी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? गंगा नदी, ठीक है। अब इसमें इस तरफ से गंगा नदी में कोई नदी अगर आकर मिल जाती है तो ये नदी क्या हो जाएंगे? सहायक नदी हो जाएंगी। अपना जल मुख्य नदी में क्या कर लेती हैं? शामिल कर लेती हैं। निक्षेप आप जानते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जलोढ़ निक्षेप, एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये नदी जब अपने साथ यहाँ से निकल कर बहती है तो क्या लाती है? अवसाद लाती है। बालू, पत्थर, सिल्ट, ये सब साथ लेकर चलती है और जाकर क्या कर देती है? डिपॉजिट कर देती है, निक्षेपित कर देती है। इन्हीं से निर्मित होते हैं ये मैदान, उत्तरी मैदान। और ये जो मैदान है ये क्या है? कृषि के लिए बेहद उपयुक्त होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है। और मैदानी क्षेत्रों में ही, चूँकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो उनकी सतह कैसी होती है? समतल और सपाट होती है। तो हमने जाना था कि यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या, जहाँ कहीं भी मैदान है वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या क्या होती है? सबसे अधिक जनसंख्या होती है। ये जो प्रतीक मैंने इस्तेमाल किया है इसका मतलब अधिक जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। इसके अतिरिक्त समतल भूमि पर, समतल सतह पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना क्या होता है? आसान होता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधन का जो निर्माण है वो क्या होता है? अधिक होता है। जैसे सड़क मार्ग आपको मैदानी क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेंगे और रेल मार्ग, क्योंकि यहाँ की सतह सपाट होती है, ठीक है, जिससे बनाना आसान होता है। अब बात कर लेते हैं उत्तरी मैदान के पश्चिम में। ये क्या था? उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान है। अब देखते हैं उत्तरी मैदान के पश्चिम में
क्या है ये? भारत, भारत का मानचित्र है। ये हिमालय, ठीक है, और ये उत्तरी मैदान। अब हम क्या जानने वाले हैं? उत्तरी मैदान के पश्चिम में, ये पश्चिम है ना, पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। उत्तरी मैदान के पश्चिम में मरुस्थल है, पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। कैसे होते हैं मरुस्थल? शुष्क रेगिस्तान, मरुस्थल को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान भी बोलते हैं। डेजर्ट, शुष्क, गर्म और रेतीला, जहाँ पर बालू बहुत अधिक होती है, रेतीला स्थल होता है। इस क्षेत्र में वनस्पति, पेड़ पौधे, इनकी मात्रा क्या होगी? बहुत कम होती है। ये कम का सिंबल है, ठीक है, बहुत कम होती है। और तापमान ऐसे क्षेत्र में, जो मरुस्थल के क्षेत्र हैं, वहाँ पर तापमान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है। साथ ही वर्षा, ऐसे क्षेत्रों में जो मरुस्थल के क्षेत्र होते हैं, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है ना। चलिए, तो हमने उत्तरी मैदान के पश्चिम में क्या है ये भी जान लिया। अब हम बढ़ते हैं भारत के अगले पक्ष की ओर। क्या है अगला पक्ष? अगला पक्ष है, ये है भारत, है ना, और ये रहा हिमालय। याद हो गया, हिमालय पर्वत। ये क्या है? मरुस्थल। पश्चिम में क्या स्थित है? मरुस्थल। भारत के पश्चिम में मरुस्थल है। ये क्या है? उत्तरी मैदान, है ना। और उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के ट्रायंगल शेप में है। कैसी है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल शेप में है। और प्रायद्वीपीय पठार आपने कल लास्ट क्लास में जाना था, पठार के विशेषताओं के बारे में, कि पठार कैसा होता है, धरातल कैसा होगा यहाँ का, प्रायद्वीपीय पठार का, ऊंचा नीचा, है ना, ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़। और इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में, कैसे? उत्तर और पश्चिम में, ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो कहाँ होना चाहिए? उत्तर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली की श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला है, रेंज है। आपने इसके बारे में भी जाना है लास्ट क्लास में, जो कि सबसे पुरानी श्रृंखला है। जब आप क्या पढ़ रहे थे? माउंटेन पढ़ रहे थे, तब आपने इसको पढ़ा था, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने प्रायद्वीपीय पठार को जाना। प्रायद्वीपीय पठार में क्या सबसे अधिक होता है? खनिज। खनिज बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला आदि, है ना। चलिए आगे बढ़े। हम भौतिक विभाजन देख रहे हैं भारत का, ये नहीं भूलना है। यही क्या है? भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन है। अब हम भारत के दूसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं। क्या है दूसरा पक्ष? अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने जाना हिमालय को, हिमालय पर्वत को, है ना, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान,
और मरुस्थल, ये हम जान चुके हैं ये सब क्या है। इसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार को भी जान लिया। ये प्रायद्वीपीय पठार। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में, ये पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। इसे पश्चिम घाट को क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है, सह्याद्री। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे सह्याद्री कहते हैं। जो पश्चिम घाट है, पश्चिमी घाट है ये, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है, इसका जो विस्तार है कैसा है, एक समान है। एक समान से तात्पर्य इसका जो ये भाग है, अगर इसे बड़ा करके देखें, जैसे कि इस तरह से, कि इस तरह से क्या है, फैला हुआ है, तो ये एक समान है। जबकि आप देख रहे हैं ना, एक समान है, हाँ एक समान है। जबकि पूर्वी घाट जो है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में जो स्थित है, ये पूर्व में स्थित है क्या, पूर्वी घाट, ये बीच बीच में टूटा हुआ है, अर्थात असमान है। कैसे, कुछ इस तरह से, जैसे यदि मैं इसे इस तरह से दिखाऊं तो इसकी सतह कैसी होगी, कुछ इस तरह से असमान है, कुछ इस तरह से कटी फटी है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार जो है क्या है, कटा फटा है। ये समान है, पश्चिमी घाट का विस्तार और पूर्वी घाट का असमान है। इसके साथ ही पश्चिमी घाट के पश्चिम में, कहाँ, पश्चिम में, पश्चिमी घाट के भी पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। देख सकते हैं आप, ये क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये तटीय मैदान। आपको थोड़ा स्पष्ट समझ में आए इसलिए बड़ा दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये कैसे होते हैं, काफ़ी संकरे होते हैं, और यहीं से कुछ नदियाँ निकलती हैं जो जाकर कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदियाँ, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये कहाँ जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जब ये नदियाँ गिरती हैं तो क्या बनाती हैं, नदियाँ जब गिरती हैं तो बनाती हैं डेल्टा। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सबसे पहले तो उदाहरण जानने से पहले तो आप ये जान लें कि डेल्टा क्या होता है। क्या होता है डेल्टा, डेल्टा स्थल का वो भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जो नदी के मुहाने पर बनता है, वो क्या कहलाता है, डेल्टा।
जैसे नदी यहाँ से प्रवाहित होके आ रही है ना, ये गंगा की नदी है और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये आगे यहाँ मिलकर क्या करती हैं, एक डेल्टा बनाते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं क्या बन गया, डेल्टा। किसके मुहाने पर, नदी के मुहाने पर। मुहाना क्या होता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को जहाँ नदियाँ, मुहाना क्या होता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे मुहाना कहते हैं, ठीक है, उसे मुहाना कहते हैं। और जो डेल्टा होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगल होता है ना, त्रिभुजाकार में होता है। आप देख सकते हैं ये कौन सा आकार बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है ना। हाँ, तो डेल्टा का जो आकार होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। अब बात कर लें, किसी डेल्टा के बारे में जानते हैं हम, अभी तो नहीं जानते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में जान जरूर जाएंगे, है ना। कौन सा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक। और ये जो सुंदरबन का डेल्टा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है ना, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त किसी डेल्टा के बारे में अगर जाने तो, अभी हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखें तो नील नदी का डेल्टा, ठीक है, जो कि मिस्र में है, और मिसिसिपी डेल्टा जो कि अमेरिका में है। ये विश्व के स्तर पर हम देख सकते हैं इन्हें। हमारा चैप्टर क्या है, हमारा देश भारत। चलिए, हमने भारत के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित कर ली। कैसी, भौतिक, फिजिकल। इसके अतिरिक्त भारत में, कहाँ, भारत में ये भारत, विंध्य और विंध्याचल जानते हैं ना, हाँ, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी भी है। ये क्या है, विंध्य की श्रेणी, और ये सतपुड़ा, विंध्य श्रेणी मध्य भाग में, और ये रही सतपुड़ा। इन श्रेणियों से दो नदियां निकलती हैं, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। और ये दोनों नदियां पश्चिम में प्रवाहित होते हुए कहाँ गिरती हैं, पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, और नर्मदा नदी कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, जो कि मैकाल रेंज में स्थित है, मैकाल श्रेणी में स्थित है। और मैकाल श्रेणी विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में स्थित है, ठीक है।
सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने भारत की भौतिक जानकारी पूरी कर ली? नहीं, अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? उसे भी पूरा कर लेते हैं, तब हमें भारत की पूरी तरह से भौतिक जानकारी क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी। अपने देश की का जो भौतिक डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन है, उसे हम जान लेंगे। अभी तक हमने क्या जाना? ये हिमालय है ना, उत्तरी मैदान, ठीक है, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहीं पर है ना पूर्वी घाट। हाँ, और इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट के पश्चिम में है पश्चिमी तटीय मैदान, ये भी हमने जाना। और पूर्वी घाट के पूर्व में है पूर्वी तटीय मैदान, ये हम जान चुके हैं। अब क्या बाकी है? भारत का लगभग हमने भौतिक विभाजन जान लिया है, बस कुछ ही शेष है, तो उसे भी जान लेते हैं। क्या शेष है? यहाँ पर हमने द्वीप समूह बनाए थे, याद है? और इस तरफ भारत के पूर्व में और पश्चिम में क्या है? ये द्वीप समूह है। कौन से? लक्षद्वीप। क्या नाम है उनका? लक्षद्वीप। और इस तरफ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक से अधिक द्वीप यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए द्वीप समूह कह रहे हैं। लक्षद्वीप भी क्या है? द्वीप समूह है। स्पष्ट है? चलिए, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर आप जानते हैं, अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड है। कैसा? कोरल आइलैंड है। अब प्रश्न उठता है कि कोरल क्या है ना? कोरल क्या है जिसे प्रवाल कहते हैं हिंदी में? प्रवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। समुद्री जंतुओं के क्या होते हैं? कंकाल होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। और जब जीवित पॉलिप मरते हैं, क्या होते हैं? जीवित पॉलिप मरते हैं तो क्या बच जाता है? कंकाल। कंकाल बच जाता है। और ये जो कंकाल है, इसके ऊपर ही अन्य पॉलिप जीवन अपना जीते हैं, है ना? यहीं अन्य पॉलिप जो हैं, इन पर क्या होती है? इन कंकालों पर इनकी संख्या बढ़ती है, वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे इन कंकालों पर, कंकाल के ऊपर ही, जैसे एक पॉलिप ये है, मर गया, इसके अंदर जो जीवित पॉलिप था तो कंकाल रह गया, है ना? ऐसे ही इसके ऊपर फिर और कंकाल आ जाएंगे, कंकाल नहीं, जीवित पॉलिप आ जाएंगे। और जब वो मर जाएंगे तो इनके ऊपर भी दूसरे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? ढेर लगता जा रहा है, ये ढेर लगता जा रहा है, एक के ऊपर एक ढेर जैसा बनता जा रहा है। तो ऐसे ही द्वीप समूह बन जाते हैं। तो जो पॉलिप होते हैं, इन पर ठोस कंकालों के ऊपर बनते चले जाते हैं, जीवन जीते रहते हैं।
जिससे बढ़ते बढ़ते, देख सकते हैं ना आप, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और इस तरह से क्या बन जाता है, द्वीप समूह बन जाता है या द्वीप का निर्माण हो जाता है। द्वीप का निर्माण हो जाता है, ये जीव होते हैं। इस तरह से लक्षद्वीप समूह के बारे में आपने जाना। अब बात कर लेते हैं, एक और द्वीप समूह है, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको याद होगा क्या, 2004 की सुनामी, 2004 की सुनामी के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो ज़रूर सुना होगा, है ना। 2004 की सुनामी की चर्चा करें उससे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि ये सुनामी क्या है। सबसे पहले तो जान लीजिए सुनामी क्या है। एक जापानी शब्द है, सुनामी एक क्या है, जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहर। ठीक है, बंदरगाह की लहर। आप जानते हैं सुनामी क्या होता है। सुनामी एक विशाल, बहुत बड़ी सागरीय तरंग है, सागर की लहर होती है। ठीक है, जो समुद्र तल पर, जो समुद्र तल पर किससे उत्पन्न होती है, भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जब भूकंप आते हैं ना, उसके कारण उत्पन्न होती है। अन्य कारण भी हैं, लेकिन अभी के लिए भूकंप ही आप याद रखिए, क्योंकि मुख्य रूप से भूकंप ही क्या है, उत्तरदायी है। भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। और जब सुनामी आती है तो प्रभाव क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं समुद्र की। जो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, आपने तट जाना अभी, जैसे कि ये भारत है, आप यहाँ हैं, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भूकंप सुनामी आएगी तो ये तटीय क्षेत्र होगा, है ना, जल इस ओर जाएगा। तो ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर, इसको क्या करेगा, बहुत नुकसान पहुँचाएगा। तो तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने से क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही होती है, जान और माल का बहुत नुकसान होता है। स्पष्ट है। 2004 में जो सुनामी आई थी, जिसे हिंद महासागर की सुनामी कहते हैं, उसका कारण था इंडोनेशिया के पास भूकंप आया था। ठीक है, ये भारत है, ये क्या है, अंडमान निकोबार है, और इस तरफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया के पास भूकंप आया था, जिसका प्रभाव 2004 में भारत में महसूस किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस किया गया, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि वहीं पर बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है इस सुनामी के कारण। स्पष्ट है। सबसे ज़्यादा असर जो भारत में पड़ा है वो तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में पड़ा है, और इससे बहुत बड़े स्तर पर जान यानी कि ह्यूमंस, मानवों का नुकसान हुआ है, और माल
यानी कि घर और जो संरचनाएं हैं, टेलीफोन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, ये सब का नुकसान हुआ है। ओके, थैंक यू। आज हमने भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पूरी तरह से जान लिया है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।